नमस्कार। हेलो प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल बीसीसी करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सभी प्यारे साथियों को। टॉपिक है आपके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जिसकी 3 क्लासें हमने पहले ले ली हैं और तीनों सेशन के माध्यम से हमने सबसे पहले सेशन में हमारा जो टॉपिक मौलिक अधिकार है, इनके सामान्य परिचय को हमने पढ़ा है, इनकी विशेषताएं क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, इनको समझने का प्रयास किया। दूसरा सेशन भी काफी बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। और दूसरे सेशन में, दूसरी क्लास में इस टॉपिक के आर्टिकल 12 राज्य की क्या डेफिनेशन है, राज्य का क्या तात्पर्य है और कौन राज्य की परिभाषा में शामिल है और कौन राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है, और राज्य को लेके, राज्य की परिभाषा को लेकर इस सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन कौन से डिस्प्यूट आए, उनको लेकर भी हमने विस्तार से एकदम 360 एनालिसिस करते हुए हमने इनके संदर्भ में विस्तार से चर्चा की, ताकि आपके किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो। कल वाले सेशन में, कल हमने जो सेशन लिया उनमें हमने चर्चा की थी विधि की क्या परिभाषा है, संविधान के आर्टिकल 13 के चारों क्लोज हमने पढ़े हैं, एक एक करके हमने पढ़े हैं। और आच्छादन ग्रहण का क्या सिद्धांत है, न्यायिक समीक्षा विधि की परिधि में कौन कौन आता है, और ये सारे प्रोविजन 13 से संबंधित जो डिस्प्यूट थे उनको लेकर भी हमने कल वाले सेशन में, एक छोटे से सेशन में हमने विस्तार से चर्चा की है। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, आज इस भाग 3 में वर्णित जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार हैं, उस मौलिक अधिकारों की सूची को जब हम पढ़ेंगे तो आपको इस भाग में सबसे पहला मौलिक अधिकार मिलेगा आपके समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। इस समानता के अधिकारों का जो संवैधानिक प्रावधान है संविधान के आर्टिकल 14 से 18, जिसमें टोटल कितने आर्टिकल हैं आपके 5, इन समानता के अधिकार के संदर्भ में जो सबसे पहला आर्टिकल है इन सूची में, उन सबसे पहले आर्टिकल 14, जिसके हेडिंग है कानून या विधि के समक्ष समानता, इनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत हमने कहां से लिया है, और क्या कहता है विधि के समक्ष रक्षण वाला सिद्धांत, और ये सिद्धांत हमने कहां से लिया है। यानी आज हम दोनों को आपके तुलनात्मक पढ़ेंगे कि क्या है इक्वलिटी बिफोर लॉ और क्या है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन दोनों में क्या अंतर है, इनको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और आपका विश्वास ऐसे ही बना रहे और हम रोजाना एक एक आर्टिकल जो आपके इंपॉर्टेंट है उसका एकदम 360 एनालिसिस करते हुए उनसे संबंधित सारे विवादों को, सारे तथ्यों को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, और आपको अच्छे से एकदम क्लियर होके गंभीरता से आपको समझना है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस आर्टिकल 14 के संदर्भ में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो क्या है आपके, आज हम चर्चा करेंगे संविधान का सबसे पहला अधिकार है आपके समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जिसका संवैधानिक प्रावधान 14 से लगाकर 18 तक, इसमें टोटल कितने आर्टिकल हैं आपके? 5 आर्टिकल हैं, 5 आर्टिकल। या इस समानता के अधिकार को मैं कह दूं राइट टू इक्वलिटी, राइट्स टू इक्वलिटी। टोटल 5 आर्टिकल हैं इस समानता के अधिकार में, और इन 5 आर्टिकल को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। आज वाले सेशन में हम संविधान के आर्टिकल 14 क्या है इनके संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो ये जो टोटल 5 अनुच्छेद हैं, इन 5 अनुच्छेदों में जो सबसे पहला आर्टिकल है आपके 14, जिसकी हेडिंग है कानून या विधि के समक्ष समानता। अब देखिए, इस प्रश्न को समझने से पहले आपको यह ध्यान होना चाहिए कि जब भी हम मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार की विशेषताओं को पढ़ते हैं, तो मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के संदर्भ में जब भी हम पढ़ते हैं तो उस समय पढ़ते हैं संविधान का आर्टिकल 15, संविधान का आर्टिकल 16, 17, आपके 15, 16 और 19, और संविधान का आर्टिकल 29 और संविधान का आर्टिकल 30। ये संविधान के टोटल 5 अनुच्छेद ऐसे हैं, ये केवल किसको प्राप्त हैं? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।
प्राप्त। बाकी वाले जो आर्टिकल हैं वो सभी लोगों को प्राप्त हैं, लेकिन जैसे आर्टिकल 16 में आपके रोजगार में अवसर की क्या है, समानता है, तो ऐसा नहीं कोई विदेशी उनको भी इस आर्टिकल 16 में जो शर्तें हैं वो उन पे लागू होगी नहीं होगी। तो ये इस प्रकार आपको समझना है। आर्टिकल 15 जो है इनको लेके भी आपको समझना है। और जो बाकी वाले जो इस संविधान के भाग 3 में जो वर्णित अनुच्छेद हैं उनमें यह प्रावधान है कि वो सबको प्राप्त है। जैसे संविधान का आर्टिकल 21 जो व्यक्ति को जीवन जीने का क्या देता है, अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। तो जीवन जीने का अधिकार भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है ही, लेकिन ऐसा नहीं कोई बाहरी व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति जो है उनको जीवन जीने का अधिकार नहीं है, उनको भी है। तो संविधान का आर्टिकल सबके लिए है, भारतीयों के लिए भी है, भारतीय नागरिकों के लिए तो है ही, लेकिन विदेशियों के लिए भी है, बाहरी लोगों के लिए भी है ये जीवन जीने का अधिकार। लेकिन ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो आपके केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। हमारा प्रश्न ये है कि जिस समानता के अधिकार की हम बात कर रहे हैं, जिस राइट टू इक्वलिटी की हम बात कर रहे हैं, इस समानता के अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं? तो एक तो है आपके अनुच्छेद 15 और एक है अनुच्छेद 16। ये दोनों के दोनों आर्टिकल, दो आर्टिकल जो हैं वो केवल भारतीयों को प्राप्त, केवल भारतीयों को प्राप्त, भारतीयों को प्राप्त। ये प्रश्न आपको समझना है, सबसे पहले इस चीज को आपको क्लियर करना है। अब देखिए आर्टिकल 14 को हम पढ़ेंगे। इस 14 को पढ़ने से पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस समानता के अधिकार की हम बात कर रहे हैं, जिस राइट टू इक्वलिटी की हम बात कर रहे हैं, जिस समता की हम बात कर रहे हैं, वास्तव में इस समता का अर्थ क्या है, सही मायने में इस समता का अर्थ क्या है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इस अगली स्लाइड में हम समझते हैं कि समता का क्या अर्थ है। तो सीधा सा अर्थ है समता का। समता का तात्पर्य यह नहीं कि सभी के साथ समान व्यवहार। क्षमता का सही मायने में अर्थ क्या है, जिस समानता की आप बात करें उस समानता का सकारात्मक अर्थ क्या है, जिस समानता की आप बात करें उस समानता का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है। तो उस समानता का मनोवैज्ञानिक अर्थ ये है कि समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार। ये समानता का क्या है, सही अर्थ है, ये समानता का सही मायने में क्या है, अर्थ है। तो समानता के अर्थ को, समता के अर्थ को समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, समता का क्या अर्थ है। समता का तात्पर्य या समता का, तो सीधा सा अर्थ है, आपको ध्यान रखना है, समता का तात्पर्य, समता का तात्पर्य यह नहीं, समता का तात्पर्य यह नहीं कि सभी के साथ, सभी के साथ समान व्यवहार। यह समता का कदापि तात्पर्य नहीं हो सकता है, यह सही अर्थ नहीं है समानता का। इससे समाज में कभी भी समानता की स्थापना नहीं, बल्कि समाज में चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो या चाहे इकोनॉमिक हो, ये जो समानता है, ये समानता की स्थापना नहीं होगी, बल्कि असमानता की क्या होगी, स्थापना होगी। तो समानता का अर्थ यह नहीं कि सभी के साथ समान व्यवहार, बल्कि समानता का अर्थ क्या है, सही मायने में समानता का अर्थ क्या है। सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो समानता का अर्थ यह है कि सभी के साथ समान व्यवहार नहीं, बल्कि समान के साथ, समान के साथ समान व्यवहार, समान व्यवहार तथा असमान के साथ, असमान के साथ असमान, असमान, समान परिस्थितियां होनी चाहिए।
तो समान परिस्थितियों में आप सभी देश के सभी नागरिकों पे समान कानून को क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। लेकिन परिस्थितियां असमान हैं, तो उस समय आप देश में एक जैसे कानून, देश में एक जैसी विधि को लागू नहीं कर सकते हैं। ये समानता का क्या है, अर्थ है। ये समानता का क्या है, शाब्दिक अर्थ है। और आप दूसरे अर्थ में लेना चाहिए तो समानता का अर्थ है विशेषाधिकारों का अंत। विशेषाधिकारों का अंत ही क्या है, समानता है। ये दोनों मायनों में आपको अर्थ लेना है, ताकि समानता को लेकर जो परिभाषा है, समानता के अर्थ को लेकर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो। तो सबसे पहला, समानता का अर्थ क्या है कि समानता का अर्थ ये नहीं कि सभी के साथ समान व्यवहार। समानता का अर्थ सही मायने में ये है कि समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार, यानी जैसी परिस्थिति वैसा कानून, जैसी परिस्थिति वैसी विधि का निर्माण करना ही समानता का क्या है, अर्थ है। और दूसरा जो अर्थ है इस समानता का, वो है इस समाज में, इस देश में विशेष अधिकारों का क्या कर दिया जाए, अंत कर दिया जाए। जैसे संविधान का आर्टिकल 18 जो है वो एबोलिशन करता है, किसका, उपाधियों का एबोलिशन करता है, जो टाइटल है उनका एबोलिशन करता है, जिससे इस देश में समानता की क्या हो, स्थापना हो। किसी के पास कोई विशेष अधिकार नहीं होगा। विशेष अधिकारों का अंत ही क्या है, समानता। लेकिन यहां पे दो धारणाएं काम करती हैं। इन दोनों धारणाओं को संविधान के आर्टिकल 14 में समझने का प्रयास करेंगे। और ये दोनों धारणाएं क्या कहती हैं, कौन सी अवधारणा जो सही है, कौन सी अवधारणा सकारात्मक है और कौन सी अवधारणा नकारात्मक है, इन दोनों को समझने का प्रयास करते हैं, ताकि एकदम क्लियरनेस आपके इस संविधान के आर्टिकल 14 को लेकर। तो बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 14 की मूल लैंग्वेज क्या है उसको समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, जो कि आज की हमारी हेडिंग है। तो बढ़ते हैं आगे। संविधान का आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 जिसकी हेडिंग है विधि या कानून के समक्ष समानता। अब कल वाले सेशन में ही हमने चर्चा की थी संविधान के आर्टिकल 13(3) में, अनुच्छेद 13 का क्लोज नंबर 3 है, उनमें हमने चर्चा की कि विधि में कौन कौन शामिल है। विधि की डेफिनेशन को हमने पढ़ा है। और जब संसद इस विधि का निर्माण करेगी, जब भी संसद इस विधि या इस कानून का निर्माण इस देश में करेगी, तो ये ध्यान रखेगी कि वह कानून व विधि सबके लिए क्या हो, समान हो। ऐसे नहीं कि ऐसी विधि या कानून बनाने जो किसी को क्या दे, विशेषाधिकार दे। इस प्रकार की विधि किसी को टारगेट करके इस प्रकार के कानून या विधि का निर्माण नहीं करेगा। ये संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि जिस 13 में विधि की डेफिनेशन दी, उस विधि के समक्ष, उस कानून के समक्ष सभी को क्या होगी, समानता होगी। तो जो पिछली स्लाइड में हमने समझा है, विशेषाधिकारों का अंत ही क्या है, समानता है। अब इस आर्टिकल में क्या है, क्या इसकी मूल लैंग्वेज है, ये तो हेडिंग है ही। तो सीधी सी आपको बात ध्यान रखना है, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ सबसे पहली धारणा क्या है, विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष क्षमता, यानी मैं क्या कह सकता हूं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ विधि के समक्ष क्षमता, और दूसरी बात क्या है, विधि के समान संरक्षण से, विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, संविधान का आर्टिकल 14 कहता है विधि या कानून के समक्ष समानता, और आर्टिकल 14 कहता है, जो राज्य के संदर्भ में भी हमने पढ़ा है, राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल है,
इस देश की संसद जब भी कानून बनाए, इस देश के जो राज्य हैं उस राज्य क्षेत्र में विधानमंडल जब भी कानून बनाए, हमने पढ़ा कल राज्य की परिधि में कौन कौन है, तो जब भी कानून बनाया जाएगा तो राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, यहाँ राज्य का बहुत बड़ा अर्थ है, यह राज्य का बहुत विस्तृत अर्थ हमने कल पढ़ा था, इसीलिए हमने आर्टिकल 12 को विस्तार से पढ़ा था कि यहाँ राज्य का मतलब क्या है। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ विधि के समक्ष समता, राइट, जो आपके इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इसके इस धारणा के आधार पर, या विधि के समान संरक्षण जिसको हम कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समक्ष संरक्षण वाले सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन दोनों आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति को इन दोनों से वंचित नहीं करेगा। यह संविधान के आर्टिकल 14 की क्या है, मूल क्या है, लैंग्वेज है, ये आपको समझना। और अगला प्रश्न है कि हमने ये दोनों धारणाएं जो आर्टिकल 14 में वर्णित है, एक धारणा है विधि के समक्ष क्षमता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और एक धारणा है विधि के समान संरक्षण, वंचित, विधि के समान संरक्षण, इक्वलिटी या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन दोनों में क्या अंतर है, इनको लेकर आज का इस आर्टिकल 14 के संदर्भ में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये संविधान के आर्टिकल 14 की सीधी सी लैंग्वेज है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ विधि के समक्ष क्षमता और विधि के समान संरक्षण से उनको क्या नहीं करेगा, वंचित नहीं करेगा। और आर्टिकल 14 जिसकी हेडिंग है विधि या कानून के समक्ष समानता। समानता का क्या अर्थ है, इसको भी आपको समझना है। अब देखिए, विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण का क्या तात्पर्य है, इन दोनों में क्या अंतर है, इसको समझना सबसे पहले क्या है, अनिवार्य है। एक तरफ आपको ध्यान रखना है, एक तरफ धारणा है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर। और दूसरी तरफ धारणा है, ये दोनों की दोनों धारणाएं जो संविधान के आर्टिकल 14 में वर्णित है, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान, इक्वल प्रोटेक्शन बाय प्रोटेक्शन ऑफ, विधि के समान। अब सबसे पहले हम बात करें कि जिस विधि के समक्ष समानता की आप बात कर रहे हैं, जब हमने पढ़े थे भारतीय संविधान के स्रोत, किस देश के संविधान से हमने क्या लिया है, तो उस समय हमने इन दोनों के संदर्भ में हमने आपके दोनों के संदर्भ में तुलनात्मक सामान्य जानकारी हमने पढ़ी है, और कौन सी धारणा कहाँ से ली इसके संदर्भ में भी हमने वहां पे इनको पढ़ा है। तो सबसे पहले बात करें कि विधि के समक्ष समानता की जो ये अवधारणा है, ये अवधारणा हमने किस देश के संविधान से ली है, ब्रिटेन के संविधान से। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, इन दोनों का तुलनात्मक आपको पढ़ना है कि पूरे वैश्विक स्तर पर जो दो प्रकार की धारणाएं चलती हैं, एक विधि के समक्ष समानता वाली और एक विधि के समक्ष संरक्षण वाली अवधारणा। और ये विधि के समक्ष समानता वाली अवधारणा हमने किस देश के संविधान से ग्रहण की है, ब्रिटेन के संविधान से। और दूसरी और जो अवधारणा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समक्ष संरक्षण वाली अवधारणा है, ये हमने कहां से ली है, आपके अमेरिका के संविधान, अमेरिका का और विधि के समक्ष समानता वाली जो अवधारणा है, यह अवधारणा कहती है चाहे कैसी भी स्थिति हो, आप सभी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, समान व्यवहार करेंगे। आप जब भी विधि का या कानून का निर्माण संसद करेगी तो सबके ऊपर वो क्या हो, इक्वल लागू हो। और अभी हमने देखिए पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा कि समानता का सही मायने में अर्थ ये नहीं, समानता का अर्थ ये नहीं कि सभी के साथ क्या हो, समान व्यवहार हो। समानता का अर्थ क्या है, क्षमता का सही मायने में अर्थ क्या है कि सभी के साथ समान व्यवहार ही नहीं, बल्कि समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ कैसा व्यवहार हो, असमान व्यवहार हो। यह समानता का क्या है, सही तात्पर्य है।
लेकिन विधि के समक्ष समानता वाला सिद्धांत क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता वाला सिद्धांत कहता है कि समान व्यवहार, समान कानून, समान विधि इस देश में क्या होनी चाहिए? लागू होनी चाहिए। इस कारण इस अवधारणा की प्रकृति क्या है? नकारात्मक। इस प्रकार की प्रकृति है। इस विधि के समक्ष समानता वाली जो अवधारणा है वो कैसी है? नकारात्मक। नकारात्मक अवधारणा। और ये अवधारणा कहती है कि सभी के साथ समान व्यवहार। अभी हमने चर्चा की समानता के सही अर्थ की। समान व्यवहार या समान कानून या समान। वहीं दूसरी ओर जो अमेरिका की अवधारणा है विधि के समक्ष संरक्षण वाली, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाली अवधारणा है, ये अवधारणा कहती है कि समान परिस्थितियों में समान परिस्थितियों में समान कानून, समान परिस्थितियों में समान कानून व असमान परिस्थितियों में असमान और इसी अवधारणा, इसी परिभाषा को देने वाले आपसे नाम पूछ ले व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत जो नाम है वो है आपके आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने कहा कि ये जो विधि के समक्ष संरक्षण है इनका इन्होंने समर्थन किया आइवर जेनिंग्स ने, और आइवर जेनिंग्स ने इस धारणा का समर्थन करते हुए कहा कि इस देश में ऐसा नहीं कि सभी के साथ समान व्यवहार हो। इस देश में चाहे कोई भी देश हो, उस देश में परिस्थितियों को देखना चाहिए। जिस समय संसद विधि या कानून बनाए उस समय की परिस्थिति क्या है, उस परिस्थितियों को देखते हुए आपको कानून का या विधि का निर्माण करना चाहिए। वही सही मायने में क्या है? समानता है। ये आइवर जेनिंग्स इसका क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। और इस प्रकार की जो अवधारणा है, इस अवधारणा ये कैसी है? इसकी प्रकृति कैसी है? सकारात्मक। इसकी प्रकृति जो है वो कैसी है? सकारात्मक अवधारणा है। और इसकी जो प्रकृति है, यह जो अवधारणा है, इसकी प्रकृति कैसी है? आपके नकारात्मक। तो ये विधि के समक्ष समानता और ये विधि के समक्ष संरक्षण क्या है? इन दोनों में क्या है? मूल डिफरेंस है। इन दोनों में क्या है? मूल अंतर है। एक जो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली, एक हमने अमेरिका के संविधान से ली। दूसरी वाली अवधारणा एक सकारात्मक अवधारणा जो अमेरिका वाली है, और एक ब्रिटेन वाली जो कैसी अवधारणा है? नकारात्मक। एक कहती है चाहे कैसी भी स्थिति हो, कानून सबके ऊपर क्या होने चाहिए? समान लागू होने चाहिए, विधि समान बननी चाहिए। और एक जो विधि के समक्ष संरक्षण वाली अवधारणा, जो मनोवैज्ञानिक सकारात्मक अवधारणा, ये कहती है परिस्थितियों के अनुसार समान परिस्थितियों में समान कानून। लेकिन जिस समय आप कानून बने उस समय इस देश की परिस्थितियां समान ना हो, तो आपको समान कानून नहीं बल्कि कैसे कानून लागू करने चाहिए? असमान कानून लागू करने चाहिए। और इस प्रकार की अवधारणा का समर्थन किया है आपके सर डॉक्टर आइवर जेनिंग्स ने। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको इन दोनों अवधारणाओं में क्या अंतर है इसका क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। यह अवधारणा कहती है जैसे आप एक ऐसे व्यक्ति को जो चलने में सक्षम नहीं है, अब उस व्यक्ति को आप उनके लिए अलग जो है आपके दौड़ का आयोजन, हम पता है ओलंपिक या पैरा ओलंपिक की हम बात कर ले, तो ऐसे नहीं भाई जो असहाय हैं या जो बच्चे जो आपके अंग विकार जिनका है, तो उन बच्चों को यदि आप ओलंपिक में शामिल करेंगे, उन बच्चों का कंपटीशन आप उनसे करवाएंगे जो सक्षम है, जिनका कोई अंग विकार नहीं है, तो वह बच्चे फिर किस प्रकार से उनका कंपटीशन, किस प्रकार, क्या वो जीत पाएंगे? उन बच्चों से नहीं जीत पाएंगे। तो उनके लिए क्या है? उनके लिए असमान कानून बनाए, उनके लिए असमान अलग से क्या बने? विधि बने। एक बच्चा जो पढ़ने में बहुत कमजोर है और एक बच्चा जो क्या है? होनहार है। तो जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, उन बच्चे को उस बच्चे के स्तर में सुधार करने के लिए, उसके शैक्षणिक स्तर में सुधार करने के लिए उस बच्चे को
क्या दिया जाता है, ट्यूशन दिया जाता है, ताकि वो इसमें क्या कर सके, सुधार कर सके। तो ये क्या है, ये विशेष संरक्षण है, यही कहता है। ये छोटे स्तर पे आप समझने का प्रयास कीजिए। एक बच्चा, दो बच्चे हैं आपके ए और बी। एक बच्चा जो बहुत ही क्या है, कमजोर है, और एक बच्चा जो एकदम हष्ट पुष्ट है जन्म से ही। अब उन दोनों बच्चों में समानता हो, वो दोनों बच्चे एक जैसे एकदम हष्ट पुष्ट हो, एक माता पिता का ये कर्तव्य है कि उनके साथ वो ऐसा जो है आपके नियम बनाए या ऐसा व्यवहार उनके साथ करे जिसके कारण दोनों बच्चों में क्या आ जाए, समानता आ जाए। तो एक अपने परिवार से देख लीजिए, तो उस दोनों में इक्वलिटी कब आएगी, उन दोनों में समानता कब आएगी? क्या दोनों बच्चों को, आपके जैसे दूध का उदाहरण ले लीजिए, दोनों को 1-1 लीटर दूध दिया जाए रोजाना, तो क्या इन दोनों के बीच में समानता आएगी? या इन दोनों में जो असमानता का जो दायरा है वो बढ़ता जाएगा, असमानता का दायरा बढ़ता जाएगा। जो पहले से जो बच्चा एकदम हष्ट पुष्ट है उसको आधा लीटर, और जो बच्चा कमजोर है उसको 1.5 लीटर दूध बच्चे को पिलाकर उस बच्चे के समान लाने का काम, उस बच्चे की जो जो स्तर है उस स्तर के बराबर लाने का काम करना ही क्या है, विधि के समक्ष संरक्षण। उसी प्रकार जब इस देश का संविधान लागू हुआ, इस देश का संविधान लागू होते समय, इस देश का संविधान जब परिवर्तन हुआ, इस देश का संविधान इस देश में जब लागू हुआ, क्या इस देश में समान परिस्थितियां थी? क्या इस देश में कुछ ऐसे वर्ग नहीं थे, पिछड़े वर्ग जिनको हम कहते हैं, जो शैक्षणिक दृष्टि से बहुत पिछड़े थे, जिनकी राजनीतिक भागीदारी बहुत कम थी, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक, लंबी अवधि तक शोषण इस समाज में सहा है? क्या महिलाओं की स्थिति इस प्रकार थी? महिलाओं को पहले शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, उनको जो है आपके सरकारी जो नौकर हैं या राजनीति में उनको किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं थी। तो इस देश में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई इस भारत देश में, इसलिए हमने इस दूसरी अवधारणा का भी अनुसरण किया, जिससे इस देश में जो पिछड़े वर्ग हैं, क्योंकि कांग्रेस के जब आंदोलन हुए, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, चाहे असहयोग आंदोलन हुआ, उस असहयोग और जो आंदोलन हुए कांग्रेस के बड़े बड़े, उन आंदोलनों में भाग लेने वाले कौन थे? जो मजदूर वर्ग थे, जो महिला वर्ग थी। उन्होंने उनसे वादे किए थे कांग्रेस ने कि हम जब भी संविधान का निर्माण करेंगे तो आपके लिए कुछ अलग से, आपके स्तर में सुधार करने के लिए हम अलग से प्रावधान करेंगे। और यही धारणा आरक्षण का क्या है, आरक्षण को जन्म देता है। यही धारणा जो शिक्षा में उन पिछड़े वर्गों को आरक्षण देकर उनके स्तर में सुधार, उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार का प्रयास करता है। यही जो राजनीति में इनको आरक्षण देके इनके लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान आप देख सकते हैं। लोकसभा में 84 सीटें जो एससी के लिए है, 47 सीटें जो एसटी के लिए है। तो इनको राजनीति में आरक्षण देकर इनकी राजनीतिक भागीदारी इनकी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। महिलाओं के लिए विशेष उपबंध किए जाएंगे, बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए जाएंगे, और कैटेगरीज वाइज आरक्षण शिक्षा में और आर्थिक स्तर में भी भूमि सुधार वगैरह करके सुधार किया जाएगा। इस प्रकार की जो अवधारणा है वो कैसी अवधारणा है? विधि के समक्ष संरक्षण। तो आप खुद बता दीजिए कि इन दोनों अवधारणाओं में से मनोवैज्ञानिक अवधारणा, सकारात्मक अवधारणा कौन सी है और कौन सी अवधारणा क्या है, सही है? तो आप परिस्थितियां इक्वल ही नहीं है तो आप समान कानून लागू नहीं कर सकते हैं। परिस्थितियां इक्वल होने पे आप समान कानून, और परिस्थितियां कभी भी इक्वल नहीं थी जिस समय इस देश का संविधान लागू हुआ। आप सबको पता है इस देश में किस प्रकार के वर्ग जो बहुत ही पीछे थे, इस देश का जो महिला वर्ग थी वो बहुत पीछे थी। तो इस देश में आप किस प्रकार आप राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, आप कैसे समानता की स्थापना कर सकते हैं? तो समानता का अर्थ आपको समझ में आ जाना चाहिए। समानता का सही मायने में अर्थ क्या है, समानता की सही परिभाषा क्या है, तो आप सारी चीजों को एकदम क्लियर कर पाओगे। तो इन दोनों अवधारणाओं के संदर्भ में आपको एकदम अच्छे से क्लियर करना है। अब देखिए कुछ अपवाद हैं जहां आप कुछ विशेषाधिकार उनको दिए गए हैं। कौन कौन से अपवाद हैं, उन अपवाद के संदर्भ में भी देखिए। सबसे पहले आपको बेसिक अर्थ इनका पता होना चाहिए। दूसरे संदर्भ में आपको विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, इसका आपको पता होना चाहिए। और तीसरे अर्थ में आपको इस आर्टिकल 14 के संदर्भ में याद रखना है कि अपवाद कौन कौन से हैं जहां पे आप नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे समानता होगी। तो अपवाद को भी आपको अच्छे से समझना है। तीसरे बिंदु में है आपके अपवाद। मोस्ट
कुछ अपवाद हैं, जैसे बात करें राष्ट्रपति। आप सबको पता है संविधान का आर्टिकल 361 जब पढ़ते हैं, और 361 में राष्ट्रपति के क्या हैं, विशेषाधिकार है। अभी हमने पढ़ा कि विशेषाधिकारों का अंत ही क्या है, समानता है। तो क्या इस देश में विशेषाधिकार हैं किसी को? तो बिल्कुल है। कुछ अपवाद हैं। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं, और संविधान के किस आर्टिकल में इनका क्या है, वर्णन है? तो वह संविधान के आर्टिकल 361 में इनका क्या है, वर्णन है। राष्ट्रपति जो पद पे हैं, पद के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए या पद पर रहते हुए उस राष्ट्रपति के खिलाफ किसी भी प्रकार की आप कार्रवाई नहीं कर सकते, उस राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की सजा नहीं सुनाई जा सकती है। और राष्ट्रपति जो भी कार्य अपने कार्यालय से करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट से संबंधित उनके कार्य होंगे, उनका जवाब वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं देगा। ये इनका क्या है, विशेषाधिकार है। बाकी सारे जो सामान्य नागरिक हैं वो अपराध यदि करेंगे तो उनको सजा भी मिलेगी, उनको कोर्ट के समक्ष उपस्थित भी होना होगा, और उसने कोई कार्य किया है तो उस कार्य का जवाबदेही भी सुप्रीम कोर्ट के प्रति होगी। तो ये नागरिक ऐसा नहीं कह सकता है कि राष्ट्रपति भी इस देश का नागरिक ही है। तो ये उनको भारत के संविधान ने क्या दिए हैं, विशेषाधिकार दिए आर्टिकल 361 में। ये सबसे पहला पद। दूसरा पद है आपके राज्यपाल। आप जब 361 को ही पढ़ेंगे तो राज्यपाल के पास भी कुछ क्या है, विशेषाधिकार है। ये दूसरा है। और तीसरा जो पद है वो है आपके राजनयिक, राजनयिक या राजदूत। ये भी क्या है, इनके पास भी कुछ विशेषाधिकार हैं। ये तीनों पद जो अपवाद हैं, जहां पे इनको क्या दिए गए हैं, विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिनको लेकर हम जो है, भारत के संविधान ने इनको विशेष अधिकार दिए हैं, जिनको लेकर हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि ये भी भारत के नागरिक हैं। इनके विशेष अधिकारों का क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए। तो ये बेसिक अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। ये आर्टिकल 14 के संदर्भ में जो आपकी सामान्य जानकारी और जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, उनको जानने का हमने क्या किया है, प्रयास किया है। तो समता का वास्तविक मायने में अर्थ क्या है, ये धारणा आपको विकसित करनी है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर की बहुत प्रसिद्ध इनका कथन है कि समानता को स्वतंत्रता से और स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, और स्वतंत्रता और समानता इन दोनों को बंधुता से अलग नहीं किया जा सकता। ये उनकी बहुत अच्छी परिभाषा है, यूनियन ऑफ ट्रिनिटरी, जिसको हम कहते हैं कि ये तीनों शब्दों का आपस में क्या है, संबंध है। समानता को स्वतंत्रता से, स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, और इन दोनों को किसी अलग नहीं किया जा सकता, बंधुता से अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की डेफिनेशन जो किसने दी है, आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या कहते हैं, समानता व स्वतंत्रता इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं। और इन दोनों को बात करें तो किससे अलग नहीं किया जा सकता, बंधुता से। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, स्वतंत्रता समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता, और स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता। और इन दोनों को, चाहे स्वतंत्रता या समानता, इन दोनों की बात करें तो इनको किससे नहीं अलग किया जा सकता, बंधुता से अलग नहीं किया जा सकता। ये इनकी बहुत अच्छी डेफिनेशन है आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर की। तो ये आज के सेशन में हमने समानता के संदर्भ में आपके समानता का जो अधिकार है, इसमें टोटल कितने आर्टिकल हैं, टोटल 5 अनुच्छेद हैं, और 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो आपके केवल भारतीय नागरिकों को क्या है, प्राप्त हैं। इनका क्या अर्थ है समता का, तो 2 अर्थ जो हमने इस स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास किया। और तीसरे चरण में हमने इस समानता का जो अधिकार है आपके आर्टिकल 14 में, जो विधि के समक्ष या कानून के समक्ष क्षमता है, इनका क्या, इनकी मूल संविधान में लैंग्वेज थी, इनको समझने का क्या है, प्रयास क्या है। और आगे विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण का क्या अर्थ है, इनको समझने का भी क्या है, प्रयास किया है। और लास्ट बिंदु में हमने इनसे संबंधित जो अपवाद है, किन किन लोगों को विशेष अधिकार है, इनको जानने का भी प्रयास किया है। और आज के इस सेशन में संविधान के आर्टिकल 14 के संदर्भ में हमने विस्तार से चर्चा की है। आशा उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हुई होगी। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आगे और हम जो विभिन्न आर्टिकल हैं उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। आज के लिए आपके इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं।
नमस्कार, धन्यवाद।